नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज संविधान दिवस है। 75 साल पहले आज के दिन 1949 में देश ने संविधान को स्वीकार किया था। इसीलिए 26 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। आज पूरे देश ने संविधान का पालन करने की सौगंध ली। आज ही के दिन आपको याद होगा 26/11 को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मुंबई में हमला किया था। देश ने आज उस काले दिन को भी याद किया। और यह सिर्फ संयोग नहीं है कि आज पाकिस्तान में, हमारे पड़ोस में, न संविधान सुरक्षित है न वहां के लोग। आज इस्लामाबाद से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर खून बह रहा है। फौज आम जनता पर फायरिंग कर रही है। इस्लामाबाद को इमरान खान के लाखों सपोर्टर्स ने घेरा हुआ है। पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और इमरान खान के सपोर्टर्स के बीच टकराव हो रहा है। इसमें पाकिस्तानी फौज के 4 रेंजर्स मारे जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के 3 वर्कर्स की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स उनकी रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ की सरकार ने इस्लामाबाद में घुसने के सारे रास्तों को कंटेनर की 3-3 लेयर लगाकर बंद किया। 30-30 फीट ऊंची बैरिकेड्स की दीवारें खड़ी कर दी। इस्लामाबाद में फौज तैनात कर दी गई। कंटेनर के ऊपर हथियारों से लैस जवान पोजीशन लिए हुए हैं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के हजारों वर्कर्स इस्लामाबाद में दाखिल होने में कामयाब हो गए। हालत यह है कि अब पाकिस्तानी फौज अपने ही लोगों पर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसा रही है, लेकिन फिर भी हालात बेकाबू हैं। पाकिस्तान में इस तरह की एनार्की के हालात अचानक क्यों बने? क्या बुशरा बीवी की कॉल पर लाखों पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद पर धावा बोल दिया? क्या जेल में बंद इमरान खान से शहबाज शरीफ की सरकार डरती है? क्या कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर टूट के कगार पर है? इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन पहले आपको दिखा देता हूं इस्लामाबाद का सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान के रास्ते इस्लामाबाद के जितने भी रास्ते हैं उन सब पर इसी तरह का मंजर है। इस्लामाबाद जाने वाली हर सड़क, हर फ्लाईओवर पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। लोगों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है। एक तरफ पुलिस है, पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, फौज के हथियारबंद जवान हैं, और दूसरी तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के समर्थक। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ ने इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर रखा है और उनको रोकने के लिए सुरक्षा बलों की फायरिंग से इस्लामाबाद का आसमान धुआं-धुआं हो गया। इस्लामाबाद के इस मंजर ने एक बार फिर 9 मई 2023 की याद दिला दी है, जब इमरान खान को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तब उनके समर्थकों ने पूरे देश में फौज के ठिकानों पर हमले किए थे। एक बार फिर से इमरान खान के समर्थकों ने राजधानी इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी है। सरहदी सूबे खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हजारों गाड़ियों में जुलूस निकालते हुए इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में इमरान के सपोर्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जबरदस्त संघर्ष हो रहा है। हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान के एक सूबे के मुखिया खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर इमरान खान की रिहाई की मांग लेकर खुद इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़ लगा रहे हैं। अली अमीन हजारों समर्थकों को पेशावर से लेकर इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं और अब पुलिस की हर घेराबंदी को पार करके इस्लामाबाद की रेड जोन में दाखिल होने पर आमादा है। ये वीडियो इस्लामाबाद के बेहद सेंसिटिव इलाके डी चौक का है, जहां भीड़ को इस्लामाबाद में घुसने से रोकने के लिए पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों को फायरिंग के ऑर्डर हैं। देखते ही गोली मारने का आदेश है। इसलिए आज सुबह से इस्लामाबाद में फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है।
लोग घायल हो रहे हैं, 3 लोग की मौत हो चुकी है। इससे तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। शहबाज शरीफ की सरकार ने साफ कह दिया कि इमरान खान को किसी भी सूरत में रिहा नहीं किया जाएगा। सरकार भीड़ के आगे घुटने नहीं टेकेगी। लेकिन इमरान के सपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनके लीडर को रिहा नहीं किया जाता तब तक इस्लामाबाद का घेराव जारी रहेगा। लोगों ने सड़कों पर डेरा डाल दिया है। फौज को दूर रखने के लिए सड़कों पर जलते हुए टायर रख दिए हैं। इसके बाद पुलिस और आर्मी ने सड़क पर बैठे लोगों को गाड़ियों से कुचलने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने भी जवाब दिया। पुलिस वैन पर पत्थरों से हमला किया, जलते हुए टायर गाड़ियों पर फेंके। इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिन से यही तस्वीर देखने को मिल रही है। इमरान खान के समर्थकों को राजधानी में दाखिल होने से रोकने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पूरी ताकत लगा दी है। इस्लामाबाद की सड़कों को कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया था। फिर भी इमरान खान के सपोर्टर इस्लामाबाद के ब्लू जोन में दाखिल हो गए। ये देखें जी, यहाँ पे जो पीटीआई के कारकुन हैं उनका बहुत ज्यादा हजूम है। और ये देखें सामने धुआं ही धुआं है। ये डी चौक जो है ये इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। और ये तो जरूर दिखाना, ये जो पुरअमन कारकुनान पर जुल्मत सितम कर रहे हैं। हमारा 4 काफिले रास्ते में, 4 काफिले रास्ते में। ये इंसाफ यूथ विंग और एसएफ के नौजवान है। हमारा ये फाइटिंग वाला स्क्वाड है, ये फाइटिंग वाला स्क्वाड है। रास्ते क्लियर है, काफिले को चाहिए कि वो आ जाए, मुंह करे। पहले भी पुरअमन आवाम के लिए बात करनी है, न कि किसी मालदार इंडस्ट्री के लिए। सर 72 घंटे का मुसलसल मुजाहिमत कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से हमारी तरफ से। अच्छा, आप जरा 72 घंटे की मुख्तसर कहानी बताओ, कहाँ से शुरू किया? सर बेसिकली हम चित्राल से आए हुए हैं। चित्राल से हम 2 दिन पहले निकले थे। हमें पता था कि ये यजीदों वाली गवर्नमेंट जो है रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे। बिल्कुल पुरअमन तरीके से हम यहाँ पहुंचे हुए। जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, जिस तरह स्ट्रेट फायर कर रहे हैं सर, होता है। मेरे पास वीडियो मेरे मोबाइल में पड़े हैं सर। खून से पिछले रोड जो है ना, खून से पड़ा है। वो वीडियो मेरे मोबाइल में पड़े हैं। पूरा रोड खून से भरा पड़ा हुआ है सर। ये इनकलाब है, इनकलाब। हम निजाम के बदलने आए हैं। इमरान खान तो वैसे भी रिहा होगा जब निजाम बदलेगा। हम निजाम बदलने आए हैं। ये देखिए, आपका शुक्रिया। आपने हमें कवरेज दी, हमें फस्तायत। ये जुल्म किसी मुल्क के अंदर किसी कौम के ऊपर नहीं चलेगा। इमरान खान के सपोर्टर्स ने इस्लामाबाद पर ऐसे वक्त धावा बोला है जब बेलारूस के प्रेसिडेंट मेहमान के तौर पर इस्लामाबाद आए हुए हैं। शहबाज शरीफ की सरकार चाहती है किसी तरह से बेलारूस के प्रेसिडेंट का दौरा निपट जाए, बेलारूस से पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हेलीकॉप्टर से भी भीड़ पर फायरिंग की गई, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स को रोक नहीं पाई। भाई उस वक्त सर पे गोलियां मारी। हाँ, इधर मारा, बस वो गिर गया इधर ही। बस इसको उठा दिया, गाड़ी में डाल दिया। अभी तक इसका कोई पता नहीं कि वो जिंदा है हमारा। नहीं बोला, हेलीकॉप्टर बिल्कुल सामने है। ये शूट किया जा रहा है आवाम को, और आवाम को जनाब ऊपर से बिल्कुल शूट किया जा रहा है। आदमी के सर में गोली लगी है। जरा भाई सिर्फ आइएगा, ये दिखा दीजिएगा। मैं बिल्कुल हेलीकॉप्टर दिखा दूं, ये बिल्कुल खून दिखाएं। जरा ये खून दिखाएं जो जमीन पे पड़ा हुआ है। ये हमारी आईनी जमहूरी हैसियत है, कानूनी हैसियत है। ये खून नहीं है। ये आप जरा जूम करके दिखा दें कि इंसानी खून है। उसके दिमाग में फायर लगा है। तो मुकामी बता रहे हैं जो उस वक्त मौजूद थे कि जैसे ही लगा है वो गिर गया। इस्लामाबाद पुलिस ने उसको डाला और लेके चली गई है। सामने हेलीकॉप्टर से और वो शेल भी मार रहे हैं, स्ट्रेट फायर भी मार रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि आवाम से इस वक्त ये लोग क्या चाह रहे हैं। ये बिल्कुल काबिल मजम्मत चीज़ है। आप आवाम को समझाएं, बिठाएं, मुज़ाकरत करें, लेकिन ये कोई हल नहीं है। असल में इमरान खान ने 2 दिन पहले 24 नवंबर को इस्लामाबाद कूच की फाइनल कॉल दी थी। पिछले 1.5 साल से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद इमरान खान ने अपने समर्थकों को मैसेज दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्लामाबाद पहुँचें, उनकी रिहाई की डिमांड करें और मौजूदा हुकूमत को बर्खास्त करके फिर से इलेक्शन कराने का प्रेशर बनाएं।
इमरान खान का हुक्म नहीं होगा। हमने चूंकि अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरान खान की पार्टी की सरकार है, इसलिए इमरान की कॉल पर केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर अपने समर्थकों की फौज और सूबे की पुलिस के जवानों को लेकर इस्लामाबाद चल पड़े। चीफ मिनिस्टर के साथ इमरान खान की वाइफ बुशरा बीवी भी थी। अली जमीन गंडापुर इमरान खान की नकल करते हुए कंटेनर पर सवार होकर इस्लामाबाद के लिए निकले थे। वो पूरे रास्ते तकरीरें करते रहे ताकि समर्थकों का हौसला बना रहे। उससे आगे जब तक इमरान खान की अहकामात नहीं होंगे, इमरान खान का हुक्म नहीं होगा, हमने उससे आगे का इलाका जो इमरान खान ने नहीं कहा जाने के लिए, हमने उसकी हिफाजत करनी है। क्या करनी है? बड़ी बात है कि इस बार तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद मार्च को इमरान खान की वाइफ बुशरा बीवी लीड कर रही है। बुशरा बीवी कभी कंटेनर पर सवार होकर समर्थकों को जोश बढ़ाती हैं, तो कभी कार में बैठकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। खान के हुक्म पे 24 नवंबर से नहत्ती अवाम रुकावटें हटाती हुई इस्लामाबाद पहुंच रही है। जो अभी तक नहीं निकले वो अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि ये आपके मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा करना चाहती है। तहरीक इंसाफ का मकसद पाकिस्तान को बर्बाद करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि बुशरा बीवी का प्लान इमरान की रिहाई नहीं, असल में वो इमरान की पार्टी पीटीआई पर कब्जा करना चाहते हैं। इस्लामाबाद मार्च भी बुशरा बीवी के इसी प्लान का हिस्सा है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा कि सरकार ने तय कर लिया कि किसी को भी वायलेंस की छूट नहीं दी जाएगी। किसी भी कीमत पर इमरान खान के समर्थकों को इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होने से रोका जाएगा। वो मुज़ाकरात करते हैं, टाइम गेन करते हैं, आगे जाते हैं, उनके फैसले भी हो जाते हैं। उनकी पार्टी की आदत, आप उनसे पूछ लें उनकी पार्टी की आदत है। क्या संजानी का फैसला नहीं हुआ था? क्या संजानी जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था? सब कुछ था, लेकिन इस टाइम पे एक पीछे खुफिया लीडरशिप है जो सारा कंट्रोल कर रही है, जो उनकी पूरी बाकी लीडरशिप उसके आगे जीरो है। उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है। और वो बैठ के उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है, वो सब स्टांस अपना फर्क बताएंगे। एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएगा। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर के बयान का असर ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। सरकार ने पुलिस, पैरामिलिट्री और फौज को खुली छूट दे रखी है। पुलिस टीयर गैस के शेल छोड़ रही है। आर्मी के जवान प्रदर्शन करने वालों पर फायरिंग कर रहे हैं। ये देखें, इस्लामाबाद के ब्लू जोन में इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच खूनी जंग हो रही है। पाकिस्तान रेंजर्स के 4 जवान मारे गए हैं और जवाबी गोलाबारी में इमरान खान के 3 समर्थक भी मारे गए। पाकिस्तान रेंजर्स की मौत के बाद पीटीआई के जुलूस रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने इतनी गोलियां दागी कि इस्लामाबाद की सड़कें खाली कारतूसों से भर गई। एक निहत्ते पाकिस्तानी को एक पार करके गोली मारी गई है इन जालिमों की तरफ से। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये देखो शर्म आनी चाहिए। ये पुलिसगर्दी की गई है, ऐसा सलूक किया जा रहा है। तारीख में ऐसा जुल्म अवाम के साथ नहीं किया गया जो इस तरह इस टाइम किया जा रहा है। पास जो है ना, ये 12 बोर के फायर है, इन्होंने ट्रैक्ट लगाया रात पीटी वर्कर पर। ये बहुत पड़े हुए हैं, जगह जगह फैले हुए, आप देख सकते हैं। इस तरह की घिनौनी हरकत ऐसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और उनका लीडर कैद में है। वो परअमन तरीके से, यहाँ से गैस के शॉट तो नहीं है जी, यहाँ से गैस का शॉट तो नहीं लग रहा। ये देखिए, ये सारे पिछड़े पड़े हुए हैं, फायर मार रहे। ये देखिए स्ट्रेट फायर। हम इन गोलियों से डरने वाले नहीं। ये सोचो कि जब ये वर्कर इमरान खान के चाहने वाला
आएगा आपके पीछे, क्या हाल करेगा आपकी? आप समझते हो इस गोलियों से डर गए, इस शेल से डर गए? आपके हेलीकॉप्टर कब से देख रहे? हिम्मत है मोहसिन नकवी, बेगैरत इंसान आज सड़क पे कर ही नहीं पाएंगे। हमारे लोगों पे गोलियां मारी है, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। हालांकि सरकार की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में सरकार के लॉकडाउन को तोड़ डाला, गोलियों की परवाह नहीं की, इस्लामाबाद की सड़कों पर लगे कंटेनर्स को हटा दिया, उनको पार करके पहले इस्लामाबाद के ब्लू जोन में और फिर अगला सुरक्षा घेरा तोड़कर रेड जोन में दाखिल हो गए। इस्लामाबाद में सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर तो उस समय देखी जब इमरान खान के समर्थक उन कंटेनर्स पर चढ़ गए जिन पर भीड़ को रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज के स्नाइपर्स को तैनात किया गया था। भीड़ के रुख को देखकर पाकिस्तानी फौजियों ने भी हथियार डाल दिए। इमरान खान के समर्थकों को रोकने के बजाय कंटेनर पर उनको वेलकम किया, उनके साथ हैंडशेक किया। कुछ वीडियोस में पाकिस्तानी फौज के जवान इमरान सपोर्टर्स के साथ सेल्फी लेते भी दिखाई दिए। हालात ये हो गए कि इस्लामाबाद की सड़कों पर तैनात रेंजर्स और पुलिस के जवान भी इमरान खान के समर्थन में नारे लगा रहे थे और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उनका वीडियो बना रहे थे। ये मोहब्बत का सिला है कि डी चौक। एक बार बताओ क्या इमरान खान जिंदाबाद? इमरान खान क्या है? इमरान खान क्या है? आ जाओ भाई, आ जाओ। है एक बार बताओ क्या इमरान खान क्या है? बताओ इमरान खान जिंदाबाद। मैं कुछ नहीं करूंगा, जिंदाबाद। डी चौक पहुंचने के बाद इमरान के वाइफ बुशरा बीवी ने ऐलान किया कि वो तब तक इस्लामाबाद में धरना देंगी जब तक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जाता। इमरान के समर्थक अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा पुलिस चाहे जितने जुल्म कर ले वो धरने पर बैठे रहेंगे। कॉल टू इमरान खान, ओनली इमरान खान। इमरान खान ने ये कहा था हमें कि आप आओ और अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए आओ और पाकिस्तान के लिए आओ। इसलिए हम आए हैं और अब इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पे स्टे करेंगे। जब तक खान हमारे पास नहीं आता, वो खुद आगे नहीं बैठता, खुद आगे नहीं बताता, तब तक हम यहीं पे हैं। हमारे ऊपर कल शाम से शेलिंग हो रही है, अभी सुबह तक हमारे ऊपर, दोपहर तक बल्कि हमारे ऊपर चली थी, लेकिन हम रुके नहीं है। हमारी फाइनल कॉल थी, हम इमरान खान के लिए निकले, मुल्क को बचाने के लिए। वही एक शख्स है जिसके लिए हम निकले और हम जब तक इमरान खान रिहा न हो, हम तब तक वापस नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करके ही निकलेंगे। पूरी ताकत लगाने के बाद भी जब शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान के सपोर्टर्स को इस्लामाबाद में घुसने से नहीं रोक पाई तो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने कहा सरकार नहीं चाहती कि विदेशी मेहमान के दौरे के वक्त इस्लामाबाद में खून खराबा हो, इसलिए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया गया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा इमरान की वाइफ बुशरा बीवी हर हाल में लोगों का खून बहाना चाहती हैं, लेकिन सरकार ने उनकी साजिश नाकाम कर दी। को पूछा, उसने कहा जी मुझे पैसे दे के लाए हैं। तो ये जो पैसे दे के किराए पे मजदूर और बच्चों को आप लाए हैं और फ्रंट लाइन पे खड़ा किया हुआ है और वो कभी ये बेचारे बंटे मारते हैं, कभी आंसू गैस फेंकते हैं, उसके पीछे आपकी पुलिस है केपी की। तो बुशरा बीबी जो छुपी हुई है पीछे शहीद मिल्लत के पास, आए ना, हिम्मत करें, गरीब के बच्चे को क्यों आगे करते हो? आओ हिम्मत करो, लीड करो आगे आके। ये इंतहाई बुज़दिलाना फेल है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं पाकिस्तान में और अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन के, एग्रीकल्चर में, आईटी में, माइंस एंड मिनरल्स के अंदर, और उन्होंने भी आके यहाँ पे पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के हक में एक तकरीर की है। हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं और इधर अभी भी आंसू गैस चल रही है और वहाँ से आंसू गैस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। तो शदीद रद्द अमल आएगा। रियासत जो है बहुत सब्र का मुजाहरा कर रही है और रियासत नहीं चाहती कि आपके मकासद को पूरे करें, बिकॉज बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं और लाशें गिरवा के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो। उनका जो अमल का भी प्रोसेस है वो ऑब्वियसली जिस तरह का प्रोसेस है वो खून खराबे से चलता है। इस्लामाबाद में आज जो जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है उसकी कॉल जेल में बंद इमरान खान ने दी थी। इमरान ने लोगों को 24 नवंबर की तारीख देकर कहा था ये गुलामी की जंजीरें तोड़ने का दिन है। इमरान ने पाकिस्तान के लोगों से कहा उन्हें तय करना है कि वो बहादुर शाह जफर जैसी कैद चाहते हैं या टीपू सुल्तान जैसी
आज़ादी का ताज चाहते हैं। इमरान खान ने अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बुशरा बीवी को दी और वही सारे प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। डिमांड है कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। लाखों लोग जो सड़कों पर उतरे, उनकी उम्मीद की दो वजह है। एक तो पाकिस्तान की कोर्ट्स ने ज्यादातर मामलों में इमरान खान को बरी कर दिया है या जमानत दे दी है, और दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद इमरान के सपोर्टर्स को वहां से मदद मिलने की उम्मीद बंधी है। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार जरा भी झुकने को तैयार नहीं है। वो फौज के बल पर इमरान के प्रोटेस्ट को कुचलना चाहती है। सच बात तो है कि आज पाकिस्तान में न संविधान है, न सुरक्षा है, न ह्यूमन राइट्स है, न दो वक्त खाने के लिए रोटी है। इसीलिए लोग नाराज होकर फौज के सामने सीना तान कर अपनी जान देने को तैयार हैं। पाकिस्तान के ये हालात भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। जब किसी मुल्क में इस तरह की एनार्की होती है तो हालात बेकाबू हो जाते हैं, तो पड़ोसी मुल्क पर आतंकवाद का, दहशतगर्दी का साया बढ़ जाता है। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में भी हालात खराब हैं। यहां हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त टेंशन है। बड़ी तादाद में बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बांग्लादेश की पुलिस हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा रही है। विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। चटगांव में हुई हिंसा में वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई। संत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को कल अचानक ढाका एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। उनके खिलाफ देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया है। आज चिन्मय प्रभु को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन को 2 मिनट में रिजेक्ट कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। इससे हिंदुओं का गुस्सा और बढ़ गया। कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो बांग्लादेश की पुलिस ने हिंदुओं पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। असल में चिन्मय कृष्णदास प्रभु बांग्लादेश में इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही वो बांग्लादेश के हिंदू संगठन सम्मिलित सनातनी ज्योत के नेता हैं। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ चिन्मय प्रभु लगातार आवाज उठा रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से धरने और प्रदर्शन कर रहे थे। ये बात बांग्लादेश की सरकार को खटक रही थी। 25 अक्टूबर को चटगांव में हिंदू समुदाय ने एक रैली की थी। पुलिस का इल्जाम है इस रैली में भगवा झंडे को बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग से ऊपर फहराया गया। इसीलिए चिन्मय प्रभु पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज की डिसरेस्पेक्ट का केस बनाया गया और राजद्रोह के इल्जाम में कल उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आज चिन्मय प्रभु जब कोर्ट से निकले तो उन्होंने प्रिजन वैन से अपने समर्थकों से कहा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन विरोध और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो शांति बिगड़ने का खतरा हो। हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे, उसे अपनी ताकत बनाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। हमारी सभी 8 मांगे हमारी मौलिक मांगे हैं। ये गलत मांगे नहीं हैं। जब तक उनको इस बात का एहसास ना हो जाए तब तक अपना आंदोलन जारी रखें, लेकिन देश की स्थिरता और एक दूसरे के प्रति आपसी सम्मान को पूरी अहमियत दें। यही मेरी आप सभी से अपील है। चिन्मय दास प्रभु ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की बात की, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वकील सैफुल इस्लाम को पीट कर मार दिया गया। असल में चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में पिछले 24 घंटे से बांग्लादेश के तमाम हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ढाका से लेकर चटगांव, खुलना, नारायणगंज, शाहबाग, रंगपुर और लाल मीनार हाट जैसे तमाम शहरों में कल रात को ही हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। मशाल जुलूस निकाले गए, नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा वो तो सिर्फ हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इंसाफ देने की बजाय उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। चटगांव में हिंदुओं के प्रोटेस्ट के दौरान बांग्लादेश पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। चिन्मय दास के वकील भी उस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच में थे। वो लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो गए और कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा पुलिस जितने भी जुल्म करे लेकिन वो झुकेंगे नहीं। अगर चिन्मय प्रभु को जेल से नहीं छोड़ा गया तो पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
सरकारेर प्रतिद्वंदी नय। हम सरकार के प्रतिद्वंदी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस भेदभाव विरोधी आंदोलन के बाद किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, ईसाई हो या छात्र हो। हर कोई ऐसे समाज में रहे जहां कोई भेदभाव ना हो। लेकिन पिछले 50 सालों में हम कभी भी भेदभाव के बिना नहीं रह पाए। इसके बाद इस्कॉन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि चिन्मय कृष्णदास पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने कहा, बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू हैं जिनके ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं और चिन्मय दास को जेल भेजकर हिंदुओं को डराने की कोशिश की गई है। अभी जस्ट खबर मिली है कि उनका जो बेल एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लास्ट 100 दिन से जिस तरह हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है और हमने ये भी देखा कि किस तरह कृष्णदास ब्रह्मचारी ही बिकेम द फेस, वो जो फेस बन गए पूरे मूवमेंट का। और आज के समय बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन हमने देखा कि चिन्मय कृष्णदास कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोगों को हैंडल करके और कीर्तन के माध्यम से वो अपनी बात को रख रहे थे। अब ऐसे लीडर को, ऐसे फेस को आप सेडिशन केस डाल देते हैं और फिर अचानक बिना वो जब कहीं बेचारा जा रहा है एयरपोर्ट से उसको प्लेन क्लोथ पुलिस के द्वारा उसको आप गिरफ्तार भी कर रहे हैं। वो इस तरह का मेरे ख्याल से भय प्रकट करना चाहते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं कि जो भी उनके बीच में, बेचारों के बीच में जो साहस है, जो प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट की रीढ़ टूट जाए ताकि हिंदू गिर जाए और जो 7% बाकी है वो भी समाप्त हो जाए। तो ये बहुत ही दुखद है एंड हम ये आशा करते हैं कि पूरा संसार इस बात का संज्ञान लेगा और उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में संत चिन्मय दास को जेल भेजने के बाद वहां कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ गया है। उन्होंने एक बार फिर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चटगांव में कई हिंदुओं के घरों में आग लगाकर उन्हें फूंक दिया गया। ये घटना चटगांव के सिल्वक रोड इलाके की है जहां हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके घटनाएं लगातार हो रही हैं। हिंदुओं पर हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं जबकि शांतिपूर्ण तरीके से जायज मांग रखने वालों को जेल में डाला जा रहा है। भारत सरकार ने कहा यह ठीक नहीं है, बांग्लादेश के अधिकारियों को उस पर गौर करना चाहिए। इसके अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव और अखाड़ा परिषद ने भी इसका विरोध किया है। श्री श्री रविशंकर ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसकी इमेज के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वहां की सरकार को कट्टरपंथियों को काबू में रखना चाहिए। वहां के लोगों के अधिकार के लिए वो खड़े हुए हैं, वो बंदूक लेके नहीं गए, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं। समुदाय जो भयग्रस्त है, पीड़ित है, उनको हिम्मत दे रहे हैं। ये तो हर धर्म गुरु का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको कैद करने से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि आग और भड़केगी। हम बांग्लादेश सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आप सुरक्षा दीजिए, देश को पीछे ले जाने वाले जैसे कट्टरपंथियों पर आप नियंत्रण रखें और देश के सब समुदाय के लोग मिलजुल के रहें। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि चिन्मय कृष्णदास सिर्फ अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें गलत क्या है। बांग्लादेश में उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं। कि इसको कौन तो प्रेम का संगठन है, उसमें आतंक का स्थान ही नहीं है, वे आतंक की कल्पना ही नहीं कर सकते। पर यह तो ठीक है कि हमले होंगे तो नहीं होने चाहिए, नहीं हो इसकी मांग करना, जिन्होंने किया है उनको दंडित किया जाए यह मांग करना, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग करना, यह तो उचित ही है करना। इसमें राजद्रोह कहाँ से आता है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है, इसका कौन ने। मैं तो पूरे विश्व समुदाय से कहूँगा कि किसी एक भी व्यक्ति की सिविल लिबर्टीज का, फ्रीडम का अगर हनन होता है तो सारे विश्व को इस मामले में चिन्मय कृष्णदास के साथ खड़ा होना चाहिए।
भारत सरकार के कड़े रुख के बाद बांग्लादेश सरकार का बयान सामने आया है, जिसमें बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश सरकार अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि माइनॉरिटी के लोगों की सुरक्षा सरकार की ड्यूटी है, उसे इंश्योर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने यह भी कह दिया कि चिन्मय दास को कोर्ट ने जेल भेजा है, उनकी यहां जुडिशरी पूरी तरह स्वतंत्र है और सरकार उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं करती। बांग्लादेश ने वकील सैफुल इस्लाम की मौत पर खेद भी जताया। बांग्लादेश में जिस तरह पुलिस ने बेकसूर हिंदुओं पर लाठियां बरसाई, वो जुल्म की इंतहा है। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के पास में कोई हथियार नहीं थे, वो किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आए थे, वो तो सिर्फ एक संत को गिरफ्तार करने से नाराज थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। फिर पुलिस को लाठियां चलाने की क्या जरूरत थी? श्री रविशंकर ने एक अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था, उनसे ऐसे एक्शन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। असल में बांग्लादेश की सरकार ने कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर किया हुआ है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस्लामिक हार्डलाइनर्स को रोके। और जरूरत तो इस बात की है कि इस्कॉन के संत को जेल से तुरंत रिहा किया जाए ताकि लोगों की नाराजगी दूर हो। बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, पूरी दुनिया में हिंदू समाज को आहत करने वाली तस्वीरें हैं और इनसे बांग्लादेश की छवि खराब हुई है। हमारे देश में भी संभल में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि अब संभल में हालात काबू में हैं, स्कूल खुल गए हैं, आज बाजार भी रोज की तरह खुले। सिर्फ जामा मस्जिद के इलाके में अभी भी तनाव है, क्योंकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं, इसलिए जामा मस्जिद के इलाके में चहल पहल कम दिखाई दी। अब पुलिस 24 नवंबर को हुई हिंसा के वीडियो फुटेज की जांच कर रही है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान की जा रही है। 74 नकाबपोश दंगाइयों की पहचान अब तक हो चुकी है। पुलिस को कुछ ऐसा सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिससे साबित हो रहा है कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे, हथियारों से लैस थे। इस सीसीटीवी ग्रैब में एक दंगाई पुलिस पर सीधी फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक दूसरे वीडियो में मुंह पर कपड़ा बांधे दंगाई पुलिस के ड्रोन कैमरे को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संभल के पुलिस कमिश्नर ने आज कहा कि पुलिस सबूतों के आधार पर एक्शन लेगी। बिना सबूत किसी बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अभी जांच कर ही रही है, लेकिन राजनीतिक दलों ने संभल की हिंसा के पीछे की वजह बता दी है और यह भी बता दिया कि हिंसा कैसे हुई। आज समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, सब कुछ पुलिस का किया धरा है, पुलिस ने ही सरकार के इशारे पर संभल में माहौल खराब किया। असल में माता प्रसाद पांडे की लीडरशिप में आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल की हिंसा में मारे गए 4 नौजवानों के परिवारों से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने परमिशन नहीं दी तो माता प्रसाद पांडे ने पुलिस पर ही आरोपी की बौछार कर दी। उन्होंने कहा, संभल में जिन 5 लोगों की मौत हुई है वो पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। माता प्रसाद पांडे से पूछा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि डेड बॉडीज पर बुलेट के जो निशान हैं वो पुलिस के राइफल से नहीं चलाए गए। इस पर माता प्रसाद पांडे ने कहा, पुलिस ऐसे मौकों पर उन अवैध असलों का इस्तेमाल करती है जो पुलिस थानों के मालखानों में पड़े होते हैं। आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हो। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे, सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है कि इनके यहाँ जो कट्टे वगैरह बरामद होते हैं इनके मालखाने में रखे जाते हैं, जब कभी इन्हें जरूरत होती होगी उसका प्रयोग करते हैं।
आप बताएं, दोनों 4 लड़के मारे गए और चारों एक दूसरे को मारेंगे? ये संभव है? ये पुलिस जो है अपने बचाव में ये बयान दे रही है, पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। अब माता प्रसाद पांडे से कोई ये पूछे कि वो आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं, उनसे कोई ये पूछे कि जिन पुलिस वालों को गोली लगी है क्या वो गोलियां पुलिस ने खुद को मार ली, जिन पुलिस वालों के सिर फूटे क्या पुलिस वालों ने खुद अपना सिर पत्थर पर मार दिया था। हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है। वहां से थ्योरी ये आई है कि यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल कह रहे हैं कि उनके पास पक्की जानकारी है कि संभल की हिंसा समाजवादी पार्टी के 2 गुटों की आपसी रंजिश का नतीजा है। नितिन अग्रवाल का दावा है कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क तुर्क हैं और विधायक इकबाल महमूद अंसारी पठान हैं। दोनों के बीच डोमिनेशन की जंग चल रही है। संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के विवाद की आड़ में दोनों गुटों ने अपना स्कोर सेटल कर लिया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संभल की जो घटना हुई, जो दंगा कराने की कोशिश करी गई, वो 2 पक्षों के समर्थक थे। एक सांसद पक्ष के समर्थक थे, एक विधायक पक्ष के समर्थक थे। दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये उनके वर्चस्व की लड़ाई लगातार देखने को मिली है कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। और ये वर्चस्व की लड़ाई का ही ये नतीजा है कि संभल में ये घटना हुई, उनके दोनों समर्थक आपस में भिड़े, वहाँ पे गोलियां चली, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई और जो दंगा कराने का प्रयास किया गया वो इन दोनों के समर्थकों द्वारा ही कराया गया। वहाँ पे जो ये 2 समाज के लोग हैं वो आपस में टकराते रहे हैं और लगातार उनके वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पे माहौल को ख़राब करने का हमेशा प्रयास किया गया है। उसने बर्क परिवार का तो इतिहास भी देखा होगा कि जब उनके दादा सांसद समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे थे और सांसद थे तो किस तरीके से वो भी भड़काऊ भाषण देते थे। तो ये उनका इतिहास रहा है कि हम भड़काऊ भाषण दें, हम अपने समर्थकों को चार्ज रखें जिससे वो कभी भी दंगा कर दें, कभी भी माहौल खराब कर दें। संभल में हुई वायलेंस को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से इस केस में दखल देने की मांग की है। अरशद मदनी ने आज चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखकर कहा कि सर्वे के नाम पर समाज में नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मदनी ने लिखा कि 1991 के वर्शिप एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा। लोअर कोर्ट ऐसे मामलों में गैर जिम्मेदाराना फैसले ले रहे हैं। मदनी ने लिखा कि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो अपमानजनक था। इसके बावजूद मुसलमानों ने अमन के लिए इस कड़वे घूंट को पी लिया, लेकिन इस फैसले ने कम्युनल फोर्सेस को ताकत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही अब हर मस्जिद में मंदिर तलाशा जा रहा है। मौलाना मदनी जो कहा उसमें आधी बात तो ठीक है, लेकिन इस मामले में राम मंदिर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट को घसीटने की कोई जरूरत नहीं थी। अब बात महाराष्ट्र की। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। आज एकनाथ शिंदे जब इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे तो उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों थे। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने नई सरकार बनने तक एकनाथ शिंदे को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहने को कहा है। हालांकि पता यह चला कि बीजेपी हाईकमान चाहता कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन एकनाथ शिंदे फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए फडणवीस के नाम पर ऐलान में देर हो रही है। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन कब तक हो सकता है, चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान कब होगा, एकनाथ शिंदे को मनाने की क्या कोशिश की जा रही है, इस पर जानकारी के लिए मुंबई चलते हैं। मुंबई से इंडिया टीवी के संवाददाता सचिन चौधरी हमारे साथ हैं। सचिन, क्या अपडेट दे सकते हैं इस पूरे मामले पर? जी देखिए रजत जी, देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये बात बिल्कुल तय हो गई है। महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो है अगले 5 से 6 दिन के भीतर संभवतः है कि 2 दिसंबर को शिवाजी पार्क में ग्रैंड जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कि पूरे देश भर से साधु संतों को खासतौर पर बुलाया जाएगा और उनकी सरकार में अजित पवार जो है डिप्टी सीएम होंगे और उन्हें
वित्त या फिर राजस्व यानी कि रेवेन्यू, इस तरह का डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। रही बात एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे कल रात तक प्रयास कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर जो है कायम रखा जाए, और उसके लिए हमने देखा कि महाराष्ट्र भर से उनके समर्थकों ने मंदिर में जाकर जो है प्रार्थना की, दुआएं की, और ये कार्यक्रम आज भी होना था। आज भारी शक्ति प्रदर्शन करना था एकनाथ शिंदे को, और जगह जगह मैसेज दिए गए थे कि लाडली बहनाएं हजारों की संख्या में मुंबई आएगी, वर्षा बंगलो आएगी, और महाराष्ट्र भर में मुंबई में इस तरह से उनके समर्थन में उतरेगी ताकि बीजेपी पर दबाव बनाया जाए। लेकिन जो हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल रात को करीबन 11:30 से 11:45 के बजे के बीच में एकनाथ शिंदे को बीजेपी के एक शीर्षस्थ और बड़े ही पावरफुल नेता ने फोन किया और डायरेक्ट मैसेज उन तक कन्वे किया गया। उनसे बातचीत उन्होंने की और कहा कि अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस होंगे, और पूरा बीजेपी यही चाहता है, अजित पवार भी यही चाहते हैं, इसलिए अब अगला टर्न जो है देवेंद्र फडणवीस का होगा और एकनाथ शिंदे को उनके साथ काम करना होगा। इसके बाद से जो है एकनाथ शिंदे के तेवर जो है वो थोड़े ढीले पड़ गए। आज सुबह वो गवर्नर के पास आए और उन्हें भारी मन से इस्तीफा दिया और अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। एक जिस तरह से 2 दिन पहले अजित पवार को गुटनीता चुना गया और उसके बाद ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर समर्थन दे दिया था, और एक तरह से एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर को पूरी तरह से कम कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को यह पता चल गया था, और कल जिस तरह से एक बहुत ही हेवीवेट नेता का दिल्ली से उनको फोन आया और संघ की तरफ से भी ये मैसेज कन्वे किया गया, आज उनके तेवर, उनके नेताओं के तेवर जो है ढीले पड़ गए, और इस बात पर मुहर लग गई है बीजेपी में भी, और बीजेपी के बाहर जो महायुति के लोग हैं उनमें भी एक तरह से मुहर लग गई कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब बीजेपी के 2 दिन के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, उन्हें नेता चुना जाने की एक औपचारिकता पूरी की जाएगी, उसके बाद शपथ ग्रहण की आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जी सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। सचिन ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और लार्ज स्केल पर होगा। एकनाथ शिंदे को इसका मैसेज दे दिया गया है। असल में एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स चाहते हैं कि शिंदे ही चीफ मिनिस्टर बने, जाहिर है सबके सपोर्टर यही चाहेंगे, और इसके पीछे 2 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, और दूसरा, एकनाथ शिंदे मराठा हैं और महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर मराठा हो तो बेहतर। लेकिन मुझे लगता है ये सही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को जो ऐतिहासिक जीत मिली है उसमें एकनाथ शिंदे का थोड़ा बहुत योगदान है, लेकिन यह बात गलत है कि चुनाव एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में लड़ा गया। कैंपेन को देवेंद्र फडणवीस ने फ्रंट से लीड किया, और यह सही है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को 57 सीटें मिली हैं, लेकिन बीजेपी को उससे 2.5 गुना से ज्यादा 132 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% है। 5 निर्दलीय विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को खुलकर सपोर्ट किया है। इस तरह फडणवीस के साथ 137 विधायकों का सपोर्ट है। अजित पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन किया है। उनकी पार्टी के 41 विधायक हैं। अब इन्हें भी काउंट कर ले तो फडणवीस के पास 178 एमएलए का सपोर्ट है। महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 135 विधायकों की जरूरत होती है, लेकिन ये सिर्फ सब नंबर्स हैं। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे उनके साथ रहें, उनका सम्मान बना रहे, इसलिए उन्हें समझाने मनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वक्त के साथ समझौता किया, एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम किया। अब एकनाथ शिंदे की बारी है, और बीजेपी को उम्मीद है कि 2-1 दिन में एकनाथ शिंदे भी इस फैसले का स्वागत करेंगे, देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर काम करेंगे। आज कांग्रेस ने संविधान दिवस के मौके पर देश भर में संविधान रक्षक अभियान शुरू किया, लेकिन इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को एक नई तरह की यात्रा निकालने की सलाह दी। खड़गे ने कहा, विरोधी दल कितनी भी मेहनत कर लें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम के जरिए धांधली की जा रही है। इसलिए अब सभी विरोधी दलों को मिलकर ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब उन्हें ईवीएम हटाओ यात्रा निकालनी चाहिए। मैं इलेक्शन के बात नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST
ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। वो भूल गए कि ईवीएम मशीन इंट्रोड्यूस तब हुई थी जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। अब वो देश को एक बार फिर बूथ कैप्चरिंग के जमाने में ले जाना चाहते हैं। खड़गे की इस बात पर आज चुनाव आयोग ने तो कुछ नहीं कहा, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर आज करारा जवाब दिया। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब आप हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है, जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने बैलेट सिस्टम पर लौटने की अपील को खारिज कर दिया। पिटिशनर से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपके पास इतने ब्रिलियंट आइडियाज कहां से आते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब चंद्रबाबू नायडू हार गए थे तो उन्होंने कहा था कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकती है। इस बार जगनमोहन रेड्डी हार गए हैं तो वो कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकती है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए एक पिटीशन पहले भी फाइल हुई थी और मुझे याद है कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए लोकसभा चुनाव कराने के निर्देश की मांग वाली इस तरह की पीआईएल पर गौर करने से भी इनकार कर दिया था। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के कमेंट्स के बाद ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग किसी को नहीं करनी चाहिए। ये लोग भूल गए बैलेट पेपर के जमाने में किस तरह से बूथ लूटे जाते थे, बैलेट पेपर पर जबरन ठप्पे लगाए जाते थे, हर चुनाव में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रिगिंग के आरोप लगते थे। बैलेट पेपर के जमाने में जो दो बड़े इश्यूज हुआ करते थे वो थे बूथ कैप्चरिंग और इनवैलिड वोट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ने इन दोनों को खत्म कर दिया है। अब उस जमाने में वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर होम मिनिस्ट्री से जवाब मांगा। पूछा, राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या ब्रिटेन के? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा, राहुल गांधी की इंडियन सिटीजनशिप को लेकर उनका स्टैंड क्या है? हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। असल में एक वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दावा किया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और इसलिए उनकी नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। पिटिशनर विघ्नेश शिशिर ने पहले होम मिनिस्ट्री को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। जब जवाब नहीं आया तो उन्होंने हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता के पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उनकी पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने होम मिनिस्ट्री को आदेश दिया कि वो 3 हफ्ते में इस याचिका पर फैसला लें। विघ्नेश शिशिर का दावा है कि उन्हें वीएसएस शर्मा नाम के शख्स ने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल दिए हैं जिनसे ये पता चलता है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता पर जवाब दिया जाए। असल में राहुल गांधी के बारे में सबसे पहले सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था 2019 में। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी।
स्वामी ने दावा किया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन की एक कंपनी बैंकॉप्स लिमिटेड के डायरेक्टर और सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, इसलिए राहुल गांधी की भारत की नागरिकता रद्द की जाए। गृह मंत्रालय ने सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन के बाद राहुल गांधी को नोटिस जारी करके सफाई मांगी थी और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस फाइल किया गया था, लेकिन उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब यह मामला एक बार फिर हाई कोर्ट के सामने आया है और होम मिनिस्ट्री को 3 हफ्ते में जवाब देना है।